लूज मोशन, डायरिया, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्रीटरी। सो नाउ टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आज हम करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें आज स्टार्ट करना था। तो 2-3 टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। तो एक तो स्वेट हम एक्सक्रीट करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, और एक यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। तो 3 चीजें होती हैं। अमोनिया जो यूरिन के थ्रू, जो स्वेट के थ्रू होता है, यूरिया जो यूरिन के थ्रू होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रीदिंग के थ्रू होता है। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट अमोनिया एमिशन। अमोनिया निकालते हैं कैसे? मोस्ट बोनी फिश जो होती है, टेडपोल्स होती है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं। देन यूरिया एक्सक्रीशन कैसे होता है? दोज एनिमल विच आर prone to dehydration and to avoid water loss to adapt the terrestrial habitat जहाँ पे पानी कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। तो वो लोग कम नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, कम निकालते हैं वो। Ammonia is extremely harmful to cell, whereas cell can tolerate very high concentrate of urea, because urea is about 2 million times less harmful than ammonia. So urea body में कभी भी बढ़ने से it is very harmful. So urea is product produced in the liver through the metabolic cycle, in which ammonia and carbon dioxide combine to form urea. Urea is transported to the kidneys through the circulatory system from where it is excreted. तो ब्लड से वो पहले अलग करता है यूरिया को, उसके बाद वापस एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाके एक्सक्रीट होता है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। देन एक और वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। Some terrestrial animal like us excrete nitrogenous containing uric acid produced by nitrogen metabolism. हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट बनता है। The acid allow minimal amount of water loss in animals. तो कम वाटर लॉस में ये एनिमल्स में निकलता है। The solubility of uric acid in water is very less as compared to ammonia and urea. Hence, it is excreted as a solid waste. Terrestrial snails, insect, ये सब solid waste में इसको निकालते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये solid waste में नहीं जाता है। किडनी एंड फंक्शन। किडनी के फंक्शंस क्या हैं? ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सीरियस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ब्लड से निकाल के एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। हार्मफुल वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट जो है, तो इनको फ्लूइड के फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स करके इनको एक्सक्रीट किया जाता है। समटाइम्स कुछ मिनरल्स हैं जो एक्सेस होते हैं बॉडी में, उनको भी ये एक्सक्रीट करने का काम करता है, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ किडनी स्ट्रक्चर। सो किडनी इज अ बीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक राजमा के जैसा दिखता है। तो सेक्शन करेंगे उसको, बीच से अगर काटेंगे तो फिर हमें उसके अंदर बहुत सारे ग्लोमेरुलस दिखेंगे, टिब्यूल्स, जो बहुत सारे थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ टिब्यूल्स होते हैं जो फिल्टर्स की तरह काम करते हैं और यूरिन को फॉर्म करते हैं ब्लड प्यूरिफाई करते हुए। So kidney are the pair of kidney shaped organ is a one pair. In adults, kidney is approximately 10 centimeter long. तो एक जो स्केल होता है सेंटीमीटर का, आप देखते होंगे, उसमें आप 10 सेंटीमीटर एक बार देख सकते हैं आइडिया के लिए। एंड उसकी जो चौड़ाई होती है, लेंथ हो गया उसका 10 एंड विड्थ हो गया उसका 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर थिकनेस।
So each kidney weighs approximately 150 to 170 gram. So around 150 ग्राम का किडनी होता है ह्यूमन का. So the tube that carries the urine product produced by the kidneys to the urinary bladder is called ureter. तो यूरेटर के थ्रू, रेटर इज व्हाट, एक ट्यूब जैसा है जो किडनी से ट्यूब की तरह नीचे आता है और वो कैरी करके लेके आता है एक पाइप की तरह, वी कैन से. और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड इट इज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल मसल. काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए समटाइम्स अगर उसमें कोई स्टोन फंस जाता है तो काफी पेनफुल होता है, लेकिन वो रप्चर नहीं होता है बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है. लाइक हार्ट में, अगर हार्ट की मसल्स एंड आर्टरीज भी फ्लेक्सिबल होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उसमें अगर कोई भी क्लॉट आता है तो समटाइम्स इट रप्चर्स, इट ब्लॉक्स ब्लड ऑल्सो एंड इट मे रप्चर्स. लेकिन ये काफी इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होता है. The bladder is a muscular sac located in the lower part of the abdomen in the front, in which urine is stored. 400 to 500 ml of urine can be collected in the bladder of an adult person. तो एक बार में 500 ml भी collect हो सकता है. When the bladder is filled with the urine close to its capacity, the person feels strong urge to urinate. लेकिन समटाइम्स अगर यूरिन में काफी हेवीनेस हो, अगर शुगर है उसमें, तो फिर क्या होता है, वो अर्ज जल्दी जल्दी आता है क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम सेम रहेगा, जो कंसिस्टेंसी है, जो थिकनेस है, वो चेंज हो जाती है. यूरिन कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेटर. The urethra is a shorter in women and longer in men. The structure located in the functioning of the kidney are same in. अंदर का जो किडनीज वाला पोर्शन है वो सब सेम रहता है. सो किडनी को किन चीज़ों से बुरा असर हो सकता है, लाइक डिजीजेस हो सकते हैं. अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो प्रेशर के वजह से किडनी डैमेज होती है क्योंकि ये कंटिन्यू फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती है. नेक्स्ट, अगर पेशेंट को डायबिटिक है तो पेशेंट तो ब्लड में यूरिन शुगर जाएगा एंड शुगर की वजह से भी इसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये सब डैमेज होते हैं, आर्टरीज उसकी डैमेज होती है. तो ये दोनों डिजीज की वजह से सीकेडी होने का चांसेस होता है. जनरली डायरेक्टली सीकेडी नहीं देखा गया है, काफ़ी रेयर है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. लेकिन अगर किसी को सीकेडी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो वो पहले प्रेशर का पेशेंट रहा होता है या तो वो डायबिटिक रहा होता है. एक्यूट किडनी डिजीज एक है टर्म, लाइक अचानक से हो जाना, क्रोनिक नहीं. ये दोनों, अगर डायबिटीज एंड अगर प्रेशर की वजह से होगा तो हम सीकेडी बोलते हैं. तो उन दोनों केसेस में ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन अगर एक्यूट आ रहा है, ठीक है, एक्यूट किडनी डिजीज एकेडी, एकेडी के केसेस में दूसरे रीजन होते हैं. इन्फेक्शन उसमें एक रीजन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, चोट लगना हो सकता है. तो ये सब चीजें हो सकती हैं. अगर सीकेडी जो है, क्रोनिक जो है, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म से कोई बीमारी का इफेक्ट होना, एंड एकेडी हुआ एक्यूट, अचानक से कोई बीमारी होना. अभी फंक्शन क्या है? नंबर 1 प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, नंबर 2 रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, नंबर 3 वाटर बैलेंस इन द बॉडी. तो मैंने बताया कि सोडियम पोटेशियम को भी बैलेंस करता है. अगर सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करा है दैट मीन्स वो वाटर को बैलेंस करा है. अगर सोडियम बॉडी में ज़्यादा रख देगा तो क्या होगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में. तो दैट इज रिलेटेड टू सोडियम पोटेशियम बैलेंस. So there are 3 functions.
प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, जिसमें वेस्ट निकलता है, यूरिया, यूरिक एसिड. Number 2, removal of waste product, that is almost similar. Number 3, water balance in the body. सो नंबर 1, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो उसका काम है ही. तो क्या क्या वेस्ट निकालता है? दैट इज क्रिएटिनिन, यूरिया, ये मेन इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट है जो ये बैलेंस करता है. तो जनरली आप देखेंगे अगर कोई सीकेडी का पेशेंट है तो क्रिएटिनिन, यूरिया सबसे पहले इफेक्टेड होते हैं. उसके बाद सोडियम पोटेशियम भी होता है. सो when both kidney fail, creatinine and urea level rise to high and level in blood test or patient may die. Then water balance कैसे करता है? तो accumulated water through urine while maintaining the amount of water required by the body. The kidney removes the accumulated water. So when the kidney fail, they lost the ability to remove the excess water. तो आप देखेंगे जो सीकेडी पेशेंट होते हैं जिनका मैनेज नहीं रहता सारे पैरामीटर्स, तो उनका पैर में एडिमा रहता है, आइस के नीचे पफिनेस रहती है. तो ये चीज़ें उनमें वाटर एक्यूमुलेशन देखने मिलता है, हाथ में स्वेलिंग रहती है. तो ये सब चीज़ें किडनी का माल फंक्शनिंग की वजह से होता है. नंबर 4 इज बैलेंस ऑफ एसिड एंड अल्कलाई. बॉडी का एक पीएच वैल्यू है दैट इज 7.4 ब्लड का, तो वो एक मेंटेन रखने का काम भी किडनी करता है. तो ये कैसे करेगा? तो अमाउंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा इन द बॉडी. The above substances are responsible for the amount of acid and alkali. तो ये कुछ इसमें से एसिड एंड अल्कलाइज हैं. तो जो जितना रहना चाहिए तो उस हिसाब से फिर बॉडी अपना पीएच मेंटेन करता है. इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ये मिनरल्स के ऊपर. So increasing and decreasing the amount of sodium can have the serious impact on the brain, and increasing the amount of potassium can have serious impact on heart and nerves activities. तो जब भी आप देखेंगे किसी का सोडियम बहुत कम है, अगर ब्लड में 132 से नीचे जा रहा है या 130 से नीचे जा रहा है, तो पेशेंट जल्दी से कुछ समझेगा नहीं, थोड़ा कंफ्यूज रहेगा. उसको आप पूछेंगे कि अभी क्या खाना है आपको, खाना खा लिया, तो ही और शी में रिप्लाई लेट, वो थोड़ा समझ कम आएगा उसको. तो थोड़ा नर्व इश्यू उनको रहता ही है अगर उनका सोडियम बॉडी में ब्लड में कम है. तो सोडियम बहुत सारे केसेस में कम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सीकेडी पेशेंट को ही होगा, किडनी पेशेंट को ही होगा, बहुत सारे अदर डिजीजेस में भी कई बार सोडियम कम हो जाता है. देन पोटाशियम अगर कैन हैव सीरियस इम्पैक्ट. अगर पोटाशियम अगर कम है तो हार्ट पे असर होता है, नर्व्स एक्टिविटी पे असर होता है. तो जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको पोटाशियम रिच खाना दिया जाता है जिससे उनका सोडियम बैलेंस्ड रहे. Excuse me. देन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर. तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा बॉडी में, फ्लूइड ज़्यादा होगा जो कि किडनी मेंटेन करता है, अगर वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, बढ़ सकता है. सो वाटर बैलेंस का काम कौन करता है? किडनीज करता है. Next is aid in number 6, aid in production of blood cell.
Red blood cells present in the blood are produced in the bone marrow with the help of erythropoietin. Erythropoietin is produced in the kidneys. Okay, so ये जो सेल है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है. इन केस ऑफ किडनी फेलियर, आप ये भी देखेंगे किडनी फेलियर वाले या किडनी सीकेडी पेशेंट्स का जनरली हीमोग्लोबिन कम रहता है. So these substance is produced less or stopped altogether, due to which the production of red blood cell RBC कम रहता है, and the blood become pale with the fall anemia they say. तो इस because उनका एरिथ्रोपोइटिन सेल्स डिफिशियंसी है, इस वजह से उनका ब्लड में हीमोग्लोबिन कम रहता है, जनरली 6-7 ऐसा रहता है. लेकिन अगर प्रॉपर वो डाइट फॉलो करते हैं तो उनका 9 तक रहता है, लेकिन बहुत अच्छा जनरली नहीं रहता, लाइक 12 ऐसा नहीं रहता, 12-13, तो 9-10 ऐसा, 10-11 तो मैनेज होता है. देन बोन स्ट्रेंथ, अगर पेशेंट लाइक 1-2 सेकेंड स्टेज में है तब आराम से पेशेंट नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेंटेन कर लेता है, लेकिन स्टेज 5 में है, स्टेज 4 में है, तो उनका 10 रखना इज फाइन, 10 तक हम रख सकते हैं. एक और 7th नंबर फंक्शन है इसका, बोन स्ट्रेंथनिंग करना. तो ये कैसे होता है, विटामिन डी को ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर पाता है. नीड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड, द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, एंड टू कीप बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तो यहाँ पे इसका 7th फंक्शन इज टू मेंटेन बोन स्ट्रेंथ. So to maintain healthy bones, the kidney convert vitamin D into active form, which is needed for the absorption of calcium from food, the development of bones and teeth to keep bones strong and healthy. So here is all about excretory system, urine, then respiratory system, respiration, delivery, and oxygen of blood. ऑक्सीजन टू द ब्लड. सो व्हाट इज दिस, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब जाता है उसमें, उस एयर में से, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. बॉडी में भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हमने लिया है वो भी, तो दोनों मिलके ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, जितना हमने लिया था हम उससे ज़्यादा छोड़ते हैं. So every living being needs oxygen to survive. हम यूज करते हैं ओनली ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा है और सिर्फ ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, हम लेते हैं सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस. So every living being needs oxygen to survive, because oxygen provides every energy by oxidizing or decomposing organ food substance. This process of oxidation of food substances is called respiration. तो जब भी हमें एनर्जी चाहिए तो क्या होता है, फूड का जो ब्रेक डाउन होता है, जो डाइजेशन किया उसका ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, हम एनर्जी को यूज नहीं कर सकते जो हमारी बॉडी में है. So in other words, it can be said that oxidation process taking place in living organism in which the presence of substance of oxygen complex food substance are gradually decomposed under the control of various enzyme and normal body temperature. As a result of which simple food substance of water and CO2 are produced and energy is released with the which is called respiration. ठीक है, हमारे हमने जो खाना खाया उसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर जब हम उसको एनर्जी में जब यूज करना है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है. 3 चीजें बनती हैं, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ऐसे भी सांस छोड़ते हैं तो उसमें मॉइस्चर भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और एटीपी एनर्जी भी खर्च होती है. 3 चीजें हम खर्च करते हैं एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ. जब हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें हम ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं, और जब हम थोड़ा रेस्ट पोजीशन में हैं तो ये चीज़ें हम कम खर्च कर रहे होते हैं. तो इसीलिए आप देखेंगे
इसीलिए हम देखेंगे कि जब हम दौड़ रहे होते हैं या कुछ एक्सर्शन वाला काम कर रहे होते हैं, तो हम ज़्यादा जल्दी-जल्दी साँस ले रहे होते हैं। और साँस लेने की भी टेक्निक्स होती हैं बहुत सारे, योगाज़ एंड ऑल में, कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड करके ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम ज़्यादा एटीपी भी यूज़ कर पाएँगे। तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं एट अ मोमेंट। तो अगर मुझे कोई बोले कि आप मैराथन दौड़ो और कोई एक एथलीट दौड़ेगा, तो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन होल्ड करने की, क्योंकि उनका लंग्स उस तरह से प्रैक्टिस हो चुका है। आई कैंट मूव लाइक कंपेयर टू हिम। तो उनके जैसा हम नहीं दौड़ सकते जो रेगुलर नहीं दौड़ते। उनकी बॉडी, उनका लंग्स उस तरह से ट्रेन हो जाता है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड करके यूज़ कर पाता है। लाइक सेम ही एयर वो भी ले रहे हैं, मैं भी ले रही हूँ, लेकिन वो ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ कर पा रहे हैं। दैट इज़ डिफरेंट। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है? द मूवमेंट ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी cells and coming back to the transport of gases. The transportation of respiratory gases takes place with the help of the blood circulatory system. So transport of oxygen क्या है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय द रेड पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। पहले भी हमने पढ़ा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, वो एक एल्पेनिबे टॉफी के शेप का होता है। उसमें एक स्पेस होता है, एक गड्ढा जैसा होता है, जिसमें वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। सो दिस तो वो उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन रीचेस वेरियस सेल। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। ये क्या करता है? वेरियस सेल ऑफ बॉडी में पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, partial of in the segment to which oxyhemoglobin get disintegrated into oxygen and hemoglobin। कहीं कहीं पे कम यूज होता है क्योंकि दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अगर दोनों नहीं है साथ में तो वो यूज नहीं हो पाएगा। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनल गेट रिलीज एंड एंटर्स द टिश्यूज। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जब बॉडी, हर सेल, जैसे मैं होल ह्यूमन बीइंग सांस छोड़ रही हूँ, वैसे ही बॉडी के हर सेल यही काम कर रहा है, सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। तो हर सेल में से जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो वहां से ब्लड लेके आया वो कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सक्रीट किया। सो ओनली 10 to 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड from the cell to the lungs through hemoglobin. Carbon dioxide transport also occurs in other ways through blood circulation, which are as follows. So, dissolve in plasma, carbon dioxide dissolve in blood plasma and forms organic acid. About 7% of CO2 is transported in the form of organic acid. So, as a bicarbonate, most of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate, where it combines with the potassium and sodium of plasma to form potassium bicarbonate and sodium bicarbonate. So these are acids. Carbon dioxide cooperates with the amino group of hemoglobin to form carboxyhemoglobin and plasma protein to form carboamino hemoglobin. Okay, thus it transports about 23% carbon dioxide.
अभी फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, जो फूड टूटता है, तो वो कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द सेल मेम्ब्रेन वेरियस फूड आइटम्स आर ऑक्सीडाइज। जैसे आप बाहर भी कोई फूड रखते हैं तो वो सड़ के कैसे ऑक्सीडाइज होता है वो। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल मेम्ब्रेन वेरियस फूड आइटम्स आर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ various enzymes, as a result of which energy is released. There are all two types of internal respiration. So there are two types of respiration, anaerobic and aerobic respiration. So anaerobic में क्या होता है? ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है, द रेस्पिरेशन विच ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक में आपका ऑक्सीजन यूज होता है। तो एनारोबिक कब होता है? ह्यूमन में भी समटाइम्स होता है, हर सेल को करना पड़ता है समटाइम्स, जब डिमांड ज़्यादा है एटीपी की और सप्लाई नहीं है उतना ऑक्सीजन का, तो फिर उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से एसिड्स बनते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। और हमारी बॉडी में जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हुआ है जिस पार्ट में, लाइक अगर रनिंग कर रहे हैं तो लेग्स का मसल में, तो वहाँ पे क्या होगा? वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो एक्यूमुलेशन होने से, क्योंकि वो सप्लाई हुआ नहीं, वो वापस आया नहीं ब्लड में, वहीं पे एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो गया। तो प्रॉपर, क्योंकि सर्कुलेशन से एंड रेस्पिरेशन से निकला नहीं, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट होके लैक्टिक एसिड, तो क्या होता है? वहाँ पे पेन होता है। आप जब भी देखेंगे, आप कभी उतना चलते ही नहीं, और समटाइम्स वैष्णो माता की यात्रा करके जब लोग आते हैं तो देखेंगे उनका पैर में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि उस टाइम उनकी डिमांड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे यूज़ किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, सॉरी, एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया, तो वहाँ पे पेन रहता है। तो वो फिर कैसे ठीक होगा? वो होगा वहाँ पे वार्म रखने के लिए। तो वार्म रखेंगे क्यों? क्योंकि वार्म रखते हैं जब भी कोई चीज़ को, तो बॉडी को, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो वेन्स है, आर्टरीज है, वो थोड़ी वाइडन हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो ईजिली ब्लड फ्लो होता है। तो ईजिली जब ब्लड फ्लो होता है तो क्या होगा कि वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन है वेस्ट का, वो ईजिली मूव होगा। तो जो सॉल्ट वाटर एंड सॉल्ट क्यों डालते हैं? सॉल्ट भी क्या करता है? वहाँ पे जो फ्लूइड को ज़्यादा करेगा, फ्लूइड ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? मूवमेंट ईजिली होगा। तो इस तरह से, इसलिए हम गर्म पानी में पैर सेकते हैं नमक डाल के जब भी पेन होता है, तो इस तरह से वो हेल्प करता है। So it is related to circulatory system. So we can start today circulatory system also. So heart and function, circulatory system. The job of this system. What is circulatory system? क्या करता है? ब्लड को सिर्फ घुमाना है शरीर के अंदर, सब जगह पहुंचाना है, पहुंचा के जो वेस्ट है उसको लाना है वापस, और फिर उसको फिर ब्लड को भी अच्छा करना है और फिर सप्लाई करना है, यही करना है। इतना ही काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये कैसे होता है? ये हमने पहले भी दूसरे सब्जेक्ट में शायद पढ़ा है, या प्रीवियस बैच पढ़ा होगा। क्या होता है? हार्ट पंप हुआ, ठीक है। हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट पंप हुआ, उसके अंदर से निकला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, एंड विथ न्यूट्रिशन वो गया सारी बॉडी में, यहाँ यहाँ सप्लाई हुआ। तो यहाँ सप्लाई हुआ, ये सब सेल्स को मिल गया। ये सेल ने वेस्ट बना रखा था, ये सेल ने सारा वेस्ट लाइक आर्टरीज के थ्रू आया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड आर्टरीज और वेन ऐसे दो टाइप
ऑफ दो टाइप ऑफ लाइक वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल, और इनके बीच में होती है कैपिलरीज जो बहुत थिन होती है, जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो आर्टरीज से ब्लड आया, ठीक है, कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज क्या किया, सप्लाई किया सेल्स को, सारे सेल्स को दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत थिन होती है तो ट्रांसफर वहां से अंदर से बाहर निकलना इजी होता है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को सारे सेल्स को मिला। फिर सारे सेल्स ने क्या किया, सारा वेस्ट विथ ब्लड दे दिया कैपिलरीज को, फिर कैपिलरीज लेके आया वेन के थ्रू हार्ट में, ठीक है, उससे गया वापस हार्ट में ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वेस्ट है, ठीक है। तो वो हार्ट में आया, हार्ट ने फिर उसको पंप किया, क्योंकि आया आया उसका प्रेशर थोड़ा कम हो चुका है, फिर वो सीधा हार्ट से दूसरी जगह सीधा अगर लंग में जाता, वहां से ऑक्सीजन लेता और फिर जाता तो क्या होता, प्रेशर नहीं मिलेगा उसको, तो इसीलिए हार्ट में पहले जाता है ताकि वो पंप करे, जिससे उसको फिर से प्रेशर मिले। तो हार्ट ने पंप किया, पंप करके वो ये अभी कौन सा ब्लड आया है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, वो पंप करके हार्ट ने दिया इसको, लंग्स को, ठीक है, लंग्स में गया, लंग्स में वहां उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ऑक्सीजन वाला लिया, ऑक्सीजन उसके अंदर लिया, ठीक है, एंड फिर वापस हार्ट में आया, देन हार्ट ने फिर उसको पंप किया एंड फिर अभी वो क्या हो गया, लाइक ऑक्सीजनेटेड हो गया, जो ब्लड चाहिए, जो डिमांड है, तो वो वाला ब्लड हो गया एंड फिर हार्ट ने पंप किया, फिर अपना सारा बॉडी में सर्कुलेट हुआ। तो यही कंटिन्यूअस चलता रहता है, ब्लड बॉडी में जाता है, वहां से वापस आता है, यूज होके फिर हार्ट में आके लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर आता है हार्ट में, फिर वापस बॉडी में जाता है। तो ये तीन लोग के पास लाइक कह सकते हैं ट्रायंगल जैसा मूवमेंट होता रहता है। सो यहाँ पे आप पिक्चर पेज नंबर 49 में देख सकते हैं एक बार। सो पेज नंबर 49 में आप देखिए हार्ट का पिक्चर एंड मैंने टू शेयर दैट। सो आप देखेंगे नीचे से हमने जैसे हार्ट से स्टार्ट किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से स्टार्ट करके, ओके, तो हार्ट में देखिए, उसके बाद एओटा आपको दिखेगा, एओटा में यहाँ से सो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये सामने से पिक्चर है तो यहाँ का लेफ्ट हमारा राइट दिखेगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ लिखा है वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला पंप हुआ, वेंट्रिकल दोनों नीचे वाले होते हैं, ऑरिकल दोनों ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट हैंड साइड जो होता है वो सामने वाले का लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट। तो हार्ट क्योंकि वो सामने है तो हम राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हमेशा से मानेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला पंप हुआ, देन एओटा में गया, एओटा से कहाँ गया, पूरी बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ। एओटा देखिए ऊपर भी जा रहा है कुछ, उसमें से थोड़ा नीचे, उसका उसी में से नीचे भी जाता है, लाइक ऊपर हार्ट के ऊपर का बॉडी, हार्ट के नीचे का बॉडी, ठीक है, एंड पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ। देन पूरी बॉडी से ब्लड आया वापस हार्ट में, ब्लू वाले साइड पिक्चर में देखिए, अगर आपका पिक्चर में ब्लैक एंड व्हाइट है तो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड आएगा, ठीक है, सॉरी राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, नीचे बॉडी के नीचे वाले पार्ट से भी एंड बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से भी, लाइक हेड एंड ऑल से भी राइट
एट्रियम में ब्लड आएगा, ऊपर वाले में, ठीक है। तो ब्लड हमेशा आता है जो एट्रियम में आएगा, ये इतना आप दिमाग में रख लीजिए। और जो जहाँ से सप्लाई बाहर जाएगा तो वो हमेशा वेंट्रिकल से जाएगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम से ब्लड आया बॉडी से, लेकिन दो दो रास्ते से आया, एक सुपीरियर वेना कावा से, एक इंफीरियर वेना कावा से। तो बॉडी हार्ट के नीचे के पार्ट के जो ब्लड आएगा वो आएगा इंफीरियर वेना कावा से, ठीक है। एंड जो बॉडी हेड के हार्ट के ऊपर का जो ब्लड आएगा वो आएगा सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। दोनों जगह का ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में, ओके। देन राइट एट्रियम पंप होगा तो जाएगा राइट वेंट्रिकुलर में, नीचे वाले में, ठीक है। फिर ये नीचे वाला पंप होगा तो जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो ये लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। बाकी बॉडी का कहीं का भी आर्टरी हो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मो मतलब लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी में हार्ट से ब्लड गया लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन लिया, फिर वहां से लेके आया आपका लेफ्ट एट्रियम में, ओके। लेफ्ट एट्रियम में लंग से आया किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो नाम है ये उल्टे हैं। वेन में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड रहेगा, आर्टरी में यहाँ डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, ओके। तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। हार्ट में जब भी बाहर से ब्लड आएगा एट्रियम में आएगा, ठीक है। फिर एट्रियम पंप हुआ, देन गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप हुआ, नीचे वाला पूरा पोर्शन ऐसे पंप हुआ, फिर उसके बाद एओर्टा से पूरे बॉडी में सप्लाई हुआ। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन। एंड ये जो सर्कुलेशन है सिर्फ हार्ट के बाहर का ही नहीं है, ये सर्कुलेशन जो है कई बार कंफ्यूजन होता है। तो हार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे आर्टरीज वेन्स रहता है, हार्ट के मसल्स को उनको भी चाहिए ब्लड, ठीक है। ये नहीं कि उनके अंदर ब्लड है तो उसके पास ब्लड है, नहीं, वो सिर्फ सप्लाई कर रहा है वहां से। जो एओर्टा से सप्लाई हो रहा है वो हार्ट के मसल को भी सप्लाई होता है। तो हार्ट के ऊपर आप देखेंगे बहुत पतली पतली कैपिलरीज वेन्स रहता है। तो उनको हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छा खाना खाना होता है, क्योंकि बहुत थिन होती हैं। तो कई बार अगर कहीं पे भी क्लॉटिंग है तो जनरली हार्ट में के आसपास की ही वेन्स एंड आर्टरीज रप्चर होती है। सो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें प्रेशर भी मेंटेन कर रखना है एंड कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल को भी सही पैरामीटर्स में रखना है। तो उसके लिए लो फैट मिल्क, लो फैट हर चीज मतलब फैट रिस्ट्रिक्शन में रहना होता है। एनी डाउट इन दी जो मैंने पढ़ाया अभी तक? कुछ क्वेरी है तो पूछिए, देन आई फॉरवर्ड अगेन, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये और ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, सो हमने जो सर्कुलेशन पढ़ा, हमने इसमें क्या देखा? 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 ऑरिकल्स, एक इधर लेफ्ट राइट, ओके। एंड हार्ट की पोजीशन क्या होती है? सेंटर ऑफ द चेस्ट ही होती है, बट इट इज टिल्टेड लेफ्ट। एंड हार्ट में वॉल्व्स होते हैं। क्यों वॉल्व्स होते हैं? कि अगर लाइक पंप हुआ जब हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने के लिए, तो ये नहीं कि ब्लड वापस उसमें चला गया, क्योंकि इतना छोटा सा हार्ट है, प्रेशर से है तो प्रेशर से जाएगा ही वापस, है ना। तो इसीलिए वॉल्व्स लगे होते हैं
ये सिर्फ एक तरफ से ही ब्लड आएगा, वापस रिवर्स ना जा सके। उसमें ऐसे वॉल्स होते हैं, तो ब्लड सिर्फ इधर से आएगा, जब ऐसे जाएगा तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। दैट्स व्हाई वॉल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कईयों में डी फॉर्मेशन होता है बचपन से ही, तो फिर सर्जरी की जाती है उनकी। कई बार क्या रहता है, बीच में जो सेपरेशन है, सेप्टम है, दोनों वेंट्रिकल और ऑरिकल्स के बीच में ऐसे जो डिवाइडेड है, कई बार वो काफ़ी थिन रहता है या उसमें होल रहता है, तो इसकी वजह से लाइक लाइफ स्पैन काफ़ी कम हो जाता है, या सर्जरीज करके उसको ठीक किया जाता है। अभी बीच में अगर होल है तो ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीनेटेड ऐसा मिलते रहेगा, तो मिलेगा तो क्या होगा, प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को, तो इसलिए सारे ब्लड ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। सो यहाँ पे कुछ नाम है वॉल्व्स के। दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड मतलब उसमें थ्री ऐसे वॉल्व्स रहते हैं, तीन तरफ से ऐसे रोक रहता है, तो दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड दूसरा एक और होता है बाइकस्पिड, आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। वो दो टाइप के होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। So, though these blood circulates in the organs and passes through the capillaries, then return to the right side of the heart, है ना, हमेशा किस साइड आएगा, राइट साइड, हार्ट के राइट पोर्शन में आता है, थ्रू द वेन्स एंड सेम साइकिल बिगिंस अगेन। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड आना फिर जाना फिर आना, तो दैट इसी को सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड हार्ट के पास कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने का पावर है, बिकॉज इट इज अ मसल, तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऐसे अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर लोअर पार्ट, फिर अपर पार्ट, लोअर पार्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए आप दो साउंड सुनते होंगे, लब डब लब डब, ऐसा हार्ट का साउंड कहा जाता है। हिंदी में जैसे हिंदी का मुझे पता नहीं, लेकिन जनरली जनरल लैंग्वेज में धक धक बोलते हैं ना, वैसे मेडिकल टर्म में इंग्लिश में लब डब बोला जाता है, क्योंकि दोनों साउंड अलग अलग होता है। सो ये जो लब डब होता है, ये 72 टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, पर मिनट। मीनिंग वन कॉन्ट्रैक्शन टेक्स 72 टाइम्स, यानी कि एक सेकंड में एक बार से ज्यादा हो रहा है, राइट? नहीं तो 60 टाइम्स ही होता, अगर एक मिनट में 60 टाइम्स होता तो, लेकिन ये एक मिनट, एक सेकंड से भी कम टाइम लगा रहा है एक बार बीट होने में। तो इट टेक्स 0.8 सेकेंड फॉर वन कॉन्ट्रैक्शन। So the heart has power to contract on its own. It contracts 70 on its own, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके, ये खुद से ही बीट करता है। So it contracts 72 times per minute, meaning one contraction take 0.8 second. ड्यूरिंग दिस पीरियड, 0.8 सेकेंड को अभी फिर डिवाइड किया है, द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड। एट्रियम मतलब ऊपर वाले दोनों,
जैसे ऐसे हार्ट है मान लीजिए, तो ऊपर वाला दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में सिर्फ 0.1 सेकेंड लेता है। And remaining in the relaxation state for the remaining 0.7, उसके बाद 0.7 वो रिलैक्स करता है, ठीक है। देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके लंग्स में भेजता है ना। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ नेक्स्ट चैम्बर में भेजता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके लंग्स में भेजता है, उसको थोड़ा दूर भेजना है, तो इसलिए शायद वो ज़्यादा टाइम ले रहा है और ज़्यादा एफर्ट ले रहा है। लंग्स में भी भेजता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बॉडी में भेजता है, तो इसीलिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। ओके, so 0.3 second and remains relaxed during the remaining blood. In this way, the entire heart remains relaxed for 0.4 second. और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, टोटल 7 हो गया, इधर 3 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड हुआ है ना, तो बाकी बचा 0.4 सेकेंड। टोटल 0.8 सेकेंड लगा रहे एक बीट होने में, तो बाकी बचा 0.4, उतनी देर वो रिलैक्स रहता है। So entire heart remains relaxed for 0.4 second. The contraction of heart is called systole and relaxation state is called diastole. So this is all about circulation. It is very interesting and very important information. So ये पता रहना चाहिए, दूसरे को भी समझाइए, बताइए, तो वो बहुत अवेयर होते हैं हेल्थ के लिए। So it is going to end the class. I'm going to end the class. It is time to end. So Jai Shri Krishna, everyone. Good night. Good night, madam. Good night. Jai Shri Krishna.